गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 11th क्लास। आज हमारी आरो काव्यखंड की अंतिम कविता आओ मिलकर बचाए पढ़ने जा रही हैं। इसकी जो कवित्री है वह कौन है? निर्मला पुतुल। यानी कि निर्मला पुतुल जो कवित्री है उसके द्वारा रचित जो कविता है आओ मिलकर बचाए। आओ मिलकर बचाए का मतलब क्या है बेटा? यहाँ अपने पर्यावरण को, अपनी वनस्पति को बचाने की बात की जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, विकास की अंधाधुंध दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन इसके लिए वे क्या कर रहे हैं कि अपनी वनस्पति को, अपने पेड़ पौधों को, अपने पर्यावरण को वो लोग नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवित्री है निर्मला पुतुल, वह कहती है कि ये हम सबका संकल्प है, हम सबको मिलकर के अपने पर्यावरण को और अपनी वनस्पति को बनाने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। ये हम सबके सहयोग से ही हो सकता है, अकेले एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है। तो आओ मिलकर बचाए नामक कविता के अंदर जो कवित्री है उसने प्राकृतिक विनाश के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है और इसी वनस्पति को बचाने के लिए वह कहती है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। उनकी कवित्री निर्मला पुतुल कहती है कि हे मानव, हमें अपनी अपनी बस्तियों को नंगा होने से बचा लेना चाहिए। यानी कि यह जो कवित्री है यह मनुष्य से आग्रह करती है कि हे मनुष्य, हमें अपनी अपनी बस्तियों को नंगा होने से बचाना है, अर्थात हमें बस्तियों के आसपास की जो वनस्पति है उसकी रक्षा करनी है। यानी कि जो भी हमारे आसपास जो वनस्पति फैली हुई है उसे बचाना है, उसे काटने से रोकना है। अब आगे कवित्री यह भी आग्रह करती है कि हमें इन बस्तियों को शहरी प्रभाव से भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि शहर की आबो हवा से, यानी कि शहर की जो हवा लगी हुई है, शहर की जो प्रभाव है हमारी बस्तियों के ऊपर, उनसे भी हमें इन्हें बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शहरी जीवन निरंतर क्या करता है? प्रदूषण फैलाए जा रहा है, इसलिए हमें अपनी बस्तियों को शहरी वातावरण से बचाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे जी सकते हैं। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियाँ से। अब आगे जो कवित्री है वह क्या कहती है कि हमें इन बस्तियों को शहरी प्रभाव के साथ साथ किससे बचाना चाहिए बेटा? हमने कहा है कि पूरी की पूरी बस्ती को, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी बस्ती है, हमारी जो बस्ती है, इसको पूरी तरह से हमें बचाना है। जो ये संकट में पड़ चुकी है, जो यह हमारे जीवन में डूब चुकी है, उन सब से हमें इनको बचाना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अब यहाँ पर जो कवित्री है वह कहती है कि यही नहीं, यानी कि शहरी भाव के कारण जो संथाली समाज है जो विस्थापित होता जा रहा है, यानी कि संथाल परगना की माटी का रंग, यानी कि जो संथाली समाज यहाँ पर विस्थापित होता जा रहा है, यही क्या करता है कि उनकी माटी का रंग, संथाली मिट्टी का रंग भी क्या होता जा रहा है? उतरता जा रहा है। यहाँ तक कि उनके चेहरे पर जो संथाली मिट्टी का रंग है बेटा, वो भी उतरता जा रहा है और अब वे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने लगे हैं जिनमें झारखंडीपन नज़र नहीं आता है। तो कहने का भाव यही है
कि कवित्री संथाली समाज की संस्कृति को महानगरीय कुप्रभाव से बचाना चाहती है। यानी कि जो संथाली समाज है वहाँ पर उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो भाषा है वो भी अब बदलने लगी है और अब उस समाज को, उस संथाली समाज को जो कवित्री है वो महानगरीय यानी कि बड़े बड़े जो शहर है, बड़े बड़े जो नगर है, जिसके कारण हमारे ऊपर संथाली समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है उससे वह बचाना चाहती है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। अब अगली पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है कि यहाँ पर कवित्री ने बेटा किसका वर्णन किया है? आदिवासी जाति के प्रति। देखो पहले पद के अंदर किसका जिक्र किया गया था? वनस्पतियों का जिक्र किया गया था और संथाली समाज का वर्णन कवित्री ने किया था। लेकिन अगली पंक्तियों में जो कवित्री है वो आदिवासी जाति के प्रति अपनी चिंताएं व्यक्त करती है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं और किस प्रकार से उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वह नष्ट होती जा रही है। उसी के ऊपर हम अपनी अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको फिर से अपनी इन पंक्तियों को, ऊपर वाली पंक्तियों को दोबारा से बताती हूँ। देखो, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। इन पंक्तियों में जो कवित्री है वह समाज के लोगों से आग्रह करती है कि हम अपनी अपनी बस्तियों को नंगा होने से बचा लें, अर्थात बस्तियों के जो आसपास की वनस्पति है उसकी रक्षा करें। इसके साथ ही जो कवित्री है वह आग्रह करती है कि हमें इन बस्तियों को शहरी प्रभाव से भी बचाने का प्रयास करना होगा। यानी कि शहर के अंदर जो प्रदूषण फैला हुआ है, निरंतर प्रदूषण फैला जा रहा है, इससे हमारी पूरी जो बस्ती है वो शहरी वातावरण से बचने का प्रयास नहीं कर पा रही है। जिसके अब इसमें आगे बेटा कवित्री कहती है आबो हवा का मतलब है जलवायु, यानी कि शहर की जो जलवायु है उस जलवायु को बचा करके हमें रखना है। शहरों की जो जलवायु है उस बस्तियों के लिए क्या हो, मंगलकारी नहीं है। यानी कि शहर की जो हवा है, पानी है, ये सब चीज़ें क्या है कि जो बस्तियां है यानी कि संथाली जातियों की जो बस्तियां बसी हुई है उनके लिए वह मंगलकारी नहीं है। शहरी प्रभाव के कारण जो संथाली समाज है वो विस्थापित होता जा रहा है, उसका विनाश होता जा रहा है। अब आगे बेटा कवित्री कहती है कि इसमें जो संथाली समाज तो है ही है, लेकिन आदिवासियों का जीवन भी क्या होने लगा है, संकट में पड़ने लगा है। यहाँ तक कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, कि उनके चेहरे से संथाली मिट्टी का रंग भी उतरता हुआ जा रहा है और अब वे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने लगे हैं जिसके अंदर क्या होता है, झारखंडीपन नज़र नहीं आता है। यानी कि उनकी जो भाषा है, झारखंडी जो भाषा है वो अब उनकी भाषा के अंदर नज़र नहीं आती है, बल्कि उनकी भाषा का जो नज़रिया है, जो रंग है वो भी उतरता हुआ नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब अगली पंक्तियों के अंदर बेटा जो कवित्री है वह आदिवासी जाति के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहती है। देखो, ठंडी होती दिनचर्या में, अब कवित्री क्या कहती है कि आज प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वह नष्ट होती जा रही है। प्राकृतिक संपदा के विनाश तथा शहरी प्रभाव के कारण उनके जीवन में न तो उत्साह है और न ही प्रसन्नता है, न ही हृदय का भोलापन है। कहने का भाव यही है कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं बेटा, ये उनके जीवन से क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, यानी कि ये सारी बातें उन्होंने यही बताई है कि उनके मन में जो न तो क्या है, गर्माहट है, मन का हरापन, हरापन मतलब कि एक तरह से
उत्साह नहीं है और ना ही प्रसन्नता है, और उनके मन में जो भोलापन है वो भी नहीं है, अक्खड़पन जुझारूपन भी। और जो उनका अक्खड़पन है और जुझारूपन है वो इन सब के लिए जो प्रसिद्ध थे, अब वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। उनके जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ये उन्होंने बताया था बेटा किसके लिए, आदिवासी लोगों के ही लिए। तो वो कहते हैं कि उनके भीतर, अगली पंक्तियों में हम देखेंगे अब कि यहाँ पर जो कवित्री क्या कहती है कि भीतर की आग धनुष की डोरी। अब यहाँ पर कवित्री बताती है कि जो भीतर की आग है बेटा, यानी कि उनके भीतर जो आग लगी हुई है किस समय की, उनके हृदय में कर्म करने की, भीतर की आग मतलब जो कर्म करने की आग है वो उनके अंदर सुलगी हुई है। धनुष की डोरी, यानी कि एक धनुषों की डोरियाँ तनी रहती थी, वो क्या हो गई है, मतलब इन्होंने कहा है कि भीतर की आग कि इस समाज के अंदर आदिवासी लोगों के समाज के अंदर क्या था कि कर्म करने की आग सुलगती रहती थी, परंतु प्रकृति के विनाश के कारण उनकी ये प्रवृत्तियाँ क्या हो गई है, समाप्त होती जा रही है। यानी कि जब जैसे जैसे प्रकृति का विनाश हो रहा है वैसे वैसे उनके कर्म करने की जो इच्छा है वो भी नष्ट होती जा रही है। धनुष की डोरी तीर का नुकीलापन। अब यहाँ पर जो कवि है न कवित्री है बेटा, वो क्या कहती है कि संथाली युवकों के धनुषों की डोरियाँ तनी रहती थी, उनके हाथों में तीर का नुकीलापन, नुकीले तीर होते थे, कुल्हाड़ी की धार और तेज धारी वाली कुल्हाड़ी होती थी। यानी कि जो संथाली युवक होते थे, जो आदिवासी लोग होते थे, उनके हाथों में हमेशा क्या मिलता था देखने को, उनके की जो धनुष की डोरियाँ थी बेटा वो हमेशा तनी रहती थी, उनके हाथों में हमेशा नुकीले तीर मिलते थे और तेज धार वाली कुल्हाड़ी होती थी। यानी कि उन्होंने कहा है कि जंगल की ताज़ी हवा, नदियों की निर्मलता, और वे जंगल की ताज़ी हवा में खुलकर क्या करते थे, सांस लेते थे, और प्रकृति के विनाश के कारण संथालियों की ये प्रवृत्तियाँ समाप्त होती जा रही है। कौन सी प्रवृत्तियाँ, कि ना तो वो अब जंगल में खुली हवा ले सकते हैं और ना ही उनके पास कोई भी कर्म बचे हैं करने के लिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो विनष्ट होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। अगर हम उसे बचाएंगे तभी उन लोगों की रक्षा हम कर पाएंगे, इसीलिए हमें इन सब की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि कुल्हाड़ी की जो तेज धार है तो वो भी उनके पास देखने को मिलती थी, लेकिन ये सब किस कारण से नष्ट हो गया है, प्रकृति के कारण बेटा ये सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। लोग प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, जिसके कारण आदिवासी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे।